ये सारी चीजें हम लोग कर चुके थे। हाँ बेटा, मैं भी आप लोग को मिस करूंगा। लव यू ऑल बेटा। जो है उनसे भी उतना, एक शिक्षक का भी स्नेह उतना ही होता है। आइए जो है, अब आज का हम लोगों का जो मुद्दा है वो क्या है? बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य को पहले देखा जाएगा, फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य देखा जाएगा। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी एम्पायर। अभी बेटा खत्म करने दीजिए, अंतिम उपदेश जो है वो अंत में दिया जाएगा। अभी सिलेबस बचा हुआ है, पहले उसे खत्म करने दीजिए। तो ऐसे में क्या है भाई, अलाउद्दीन हसन जो है वो बहमन शाह संस्थापक रहते हैं। इनके गुरु कौन रहते हैं? इनके गुरु जो हैं हसन गंगू रहते हैं। और इनके जो है गुरु के साथ साथ भाई बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां पे है? तो राजधानी जो है गुलबर्गा रहता है। बहमनी साम्राज्य के जो एक शक्तिशाली शासक कौन है? तो एक जो है शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद जो है शक्तिशाली शासक कौन है भाई? तो फिरोज शाह बहमन है। फिरोज शाह बहमन है। अच्छा, इनके पहले एक शासक और हैं बच्चों, इन पे एग्जाम में पूछा गया है। मोहम्मद प्रथम के समय में क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया, इसको एक लाइन में कर लीजिए आप लोग। मोहम्मद प्रथम के समय सर्वप्रथम भारत में बारूद का प्रयोग हुआ था। बारूद का प्रयोग, फर्स्ट टाइम गन पाउडर इट वॉज यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद फर्स्ट। प्रश्न यह दिया गया था कि बाबर ने भारत में सर्वप्रथम जो है बारूद का प्रयोग किया था। बाबर ने सर्वप्रथम बच्चों क्या किया था? बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। मोहम्मद प्रथम ने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। शक्तिशाली शासक फिरोज शाह बहमन रहते हैं। फिरोज शाह बहमन ने क्या किया था? तो फिरोज शाह बहमन ने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर, अपनी सेना में बड़े पैमाने पर मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति, मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति किया था। तो एट द मास लेवल ही, सॉरी, इन्होंने हिंदुओं की किया था बेटा, उन्होंने मुस्लिम की किया था। देवराय द्वितीय ने हिंदू सैनिकों की क्या जो है की नियुक्ति किया था। बाकी वो सब आपको पता ही है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष में इन्होंने देवराय प्रथम को हराया था। देवराय द्वितीय से ये क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। अगला क्या करते हैं फिरोज शाह बहमन? तो फिरोज शाह बहमन ने भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी के तट पर क्या किया था? एक नवीन शहर, एक नवीन शहर फिरोजाबाद की स्थापना किया था। फिरोजाबाद की। तो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिटी दैट वाज द फिरोजाबाद ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर। अगला क्या रहता है भाई? एक फिरोज शाह तुगलक रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने भी फिरोजाबाद की स्थापना किया था उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में भीमा नदी जो है महाराष्ट्र में बहती है। दक्षिण भारत में भीमा नदी के तट पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है एक नवीन शहर की स्थापना किया था। अगला जो है, इन्होंने दौलताबाद में एक वेधशाला की स्थापना किया था। फिरोज शाह बहमन ने दौलताबाद में एक वेधशाला की स्थापना किया था। तो दिस वाज द समथिंग द सिनेरियो एट दौलताबाद, वन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इट वाज एस्टेब्लिश्ड। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह बहमन के बाद कौन आता है? तो अहमद शाह आते हैं। अगले शासक कौन है? तो अगले शासक जो हैं अहमद शाह है। फिरोज शाह बहमन के बाद भाई कौन है? तो अहमद शाह है। अहमद शाह की उपाधि क्या थी? अहमद शाह की उपाधि वली की थी। वली मतलब संत होता है। उपाधि वली, ब्रैकेट में संत की उपाधि थी। अगला क्या है भाई? तो इन्होंने क्या किया था? अगर बच्चों बता सकते हैं तो जरा मुझे बताइए। राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र किसने लाया था प्राचीन काल में जो है? पाटलिपुत्र से, सॉरी, वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र कौन लाया था? बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं देखता हूं। अहमद शाह ने क्या किया था? तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन कहां से कहां किया? तो राजधानी परिवर्तन जो है गुलबर्गा से बीदर किया था। गुलबर्गा से बीदर किया था। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर। आइए,
कालाशोक था, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया जो है। तो कालाशोक जो थे उन्होंने जो है, अच्छा है भाई ना, शुरू में आप लोगों का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था बच्चों, लेकिन धीरे धीरे आते आते आप लोगों ने अच्छा मेहनत किया बेटा जो है। और प्राचीन और मध्यकालीन भारत इतिहास में कठिन है, अगर ये समझ में आया तभी कला और संस्कृति समझ में आता है। तो बढ़िया जो है, बहुत अच्छा कालाशोक ने जो है वो किया था। अगले शासक कौन है भाई? तो अगले शासक जो है हुमायूं है। अगले शासक एक मुगल वंश में हुमायूं है, एक यहां पर हुमायूं है। हुमायूं क्या रहते हैं? ये क्रूर स्वभाव के रहते हैं, क्रूर स्वभाव के हैं, इसलिए इन्हें क्रूर या निर्दयी कह सकते हैं। ही वॉज क्रूएल बाय हिज कैरेक्टर, इसलिए जो है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दक्कन का नीरो कहा जाता है, दक्कन का नीरो कहा जाता है। नीरो जो रहता है रोम का शासक रहता है, और क्रूरता की जब मिसाल दी जाती है तो क्रूरता की मिसाल जो है, राजधानी परिवर्तन बच्चों समय के साथ साथ जो है वो इतिहास में कई बार होता रहा है। गुलबर्गा जो रहता है, गुलबर्गा राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ बना हुआ रहता है। गुलबर्गा से बीदर वो लेकर के जाते हैं कि अपने शासन को अस्थायित्व, विरोधी विपक्षी होते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। हाँ, हीरो नहीं था बल्कि नीरो था बेटा, मैंने क्या लिखा है? नीरो ही लिखा है। तो जब क्रूरता की मिसाल दी जाती है तो क्रूरता में नीरो का मिसाल दिया जाता है। नीरो कहां का शासक था? रोम का शासक था। रोम का शासक था बच्चों। जब रोम शहर जल रहा था तो नीरो अपने महल में बैठ करके बंसी बजा रहा था। तो कहने का अर्थ यह है कि राजा के लिए प्रजा क्या होती है? राजा के लिए प्रजा उसके संतान की तरह होती है। राजा के लिए प्रजा जो है संतान के लिए है। प्रजा अगर जल रही है, शहर अगर जल रहा है, तो ऐसे में भाई कोई तो मानवता होना चाहिए, लेकिन उसका महल सुरक्षित है, वो बैठ करके बीन बजा रहा है, बंसी बजा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये भी क्रूर स्वभाव के थे, तो इन्हों दक्कन का क्या कहा गया? दक्कन का नीरो कहा गया। अगले शासक बच्चों कौन है? तो अगले शासक जो है मोहम्मद तृतीय है। मोहम्मद तृतीय है। मोहम्मद तृतीय के समय किसका उदय हुआ था? इन्हीं के समय महमूद गवां का उदय हुआ था। महमूद गवां का उदय हुआ था। महमूद गवां कौन था भाई? तो महमूद गवां एक दास था। अबिसिनियाई जो है वो दास था। मध्यकाल में गुलामों का बड़ा महत्व होता था। गुलाम जो है सुल्तान के पद तक पहुंचते थे, सुल्तान के दाहिना हाथ होते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम मलिक काफूर जो था, समस्त दक्षिण भारत की विजय उसने किया था। इल्तुतमिश का बच्चों जो आधार स्तंभ था वो 40 गुलामों का दल तुर्काने चहलगानी था। तो इस तरीके से महमूद गवां का उदय होता है। महमूद गवां क्या रहता है? महमूद गवां अपनी प्रतिभा तथा कुशल सैन्य नेतृत्व से, कुशल सैन्य नेतृत्व से बहमनी साम्राज्य को कहां पे पहुंचा दिया? तो कुशल सैन्य नेतृत्व से बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। द बहमनी एम्पायर इट रीच्ड एट इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम सिनेरियो ऑफ महमूद गवां। चलिए बेटा जो है बहुत ज्यादा आप लोगों का भावनात्मक जो है वो दिख रहा है। अभी क्लास होने दीजिए बच्चों ना, और ऐसा नहीं है ना कि फिर मुलाकात होगा भाई ना आप लोगों का। अभी प्राचीन और मध्यकाल ही हुआ है, अभी आपका आधुनिक बचा है, कला और संस्कृति बचा है, और आप लोगों का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास बचा है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत है वो बचा हुआ है। नहीं बेटा दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। मैसेज आप लोग मत डालिए। एक बच्चों चिल्लाना जो होता है ना, लोग चले जाते बेटा जो है आप लोगों से एक शिक्षक से बहमनी साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष, आइए जो है, तो ये क्या था भाई? अपनी प्रतिभा तथा कुशल सैन्य नेतृत्व से बहमनी साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा देते हैं। परंतु क्या होता है, मोहम्मद तृतीय जो है वो धोखे से इनको फांसी की सजा देता है। मोहम्मद तृतीय जो है इन्हें फांसी की सजा देता है। मतलब जो षड्यंत्रकारी रहते हैं इनके बारे में गलत गलत जो है कान भरना जो होता है ना, मतलब गलत तरीके से राजा को भड़काना जो है कि महमूद गवां अपने हिसाब से शासन चलाना चाहता है, शासन पर जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में जो है ये फांसी की सजा दे देते हैं। और इस फांसी की सजा से क्या होता है? इस फांसी की सजा से अब मोहम्मद तृतीय के समय में बहमनी साम्राज्य का पतन होने लगता है। बहमनी साम्राज्य का पतन होने लगता है। इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ बहमनी एम्पायर। तो बहमनी साम्राज्य का पतन, बहमनी साम्राज्य कई भागों में विखंडित हो जाता है, कई भागों में विखंडित हो जाता है। अब इसी का बच्चों एक छोटा सा चार्ट हम लोग बनाएंगे। चार्ट में 4 कॉलम होगा, मेरे साथ साथ आप लोग चार्ट ये बनाइएगा। चार्ट में जो है कुल 4 कॉलम होगा। पहला क्या होगा? पहला राज्य है,
दूसरा जो है संस्थापक है, तीसरा जो है वर्ष है, और चौथा जो है वंश है। तो कौन सा राज्य है, कौन इसके संस्थापक हैं, किस वर्ष में ये वंश, वर्ष वाला बेटा इंपॉर्टेंट, वर्ष वाला याद करना ही नहीं है, फैक्चुअल डेटा वो पूछते भी नहीं है और आपको याद भी नहीं हो पाएगा। तो कहानी हम लोगों ने क्या देखा कि महमूद गमा को जैसे ही मोहम्मद तृतीय ने फांसी की सजा दिया, बहमनी साम्राज्य का पतन होता है। पतन भी ऐसा होता है कि 5-5 भागों में ये बट जाते हैं। कौन कौन है भाई, तो बरार है, बीदर है, बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा है। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा है। चलिए जो है, तो ये 5 भागों में क्या हो गया, 5 भागों में जो है विभाजन हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बरार के संस्थापक, ये बनाते चलिएगा मेरे साथ ही आप लोग, बरार के संस्थापक कौन है। तो बरार के संस्थापक इमाद उल मुल्क हैं, इमाद उल मुल्क हैं। किस वर्ष में स्थापना हुआ, 1484 में। इमाद शाही वंश है, इमाद शाही वंश है। आइए भाई, अब बीदर में बच्चों कौन सा वंश है, तो बीदर में कासिम बरीद है 1527 में। ये ईयर बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ईयर का कोई मतलब ही नहीं है। बीदर में कौन है, कासिम बरीद हैं, कासिम बरीद हैं 1527 ईस्वी। और यहां पे कौन सा वंश है, बरीद शाही वंश है, कासिम बरीद, बरीद शाही वंश की स्थापना इन्होंने किया। बीजापुर में कौन है भाई, यूसुफ आदिल शाह हैं 1489 ईस्वी। कौन है, तो यूसुफ आदिल शाह हैं, यूसुफ आदिल शाह। कौन सा वंश है, आदिल शाही वंश है, आदिल शाही वंश है। अगला आप देखते हैं कौन है, अहमदनगर है। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने किया था 1490 ईस्वी। मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना किया था, निजाम शाही वंश की स्थापना किया। अंतिम बच्चों गोलकुंडा है, गोलकुंडा में कुतुब शाह है। कौन है, कुतुब शाह है, कुतुब शाह के द्वारा कुली कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह है। और कौन सा वंश है, कुतुब शाही वंश है, कुतुब शाही वंश है। किस वर्ष में हुआ था, तो 1512 ईस्वी में। कुतुब शाही वंश किस वर्ष में है, 1512 ईस्वी में है। चलिए बच्चों, तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूं, स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, कोई वर्ड ऐसा है जो ना समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए। बहमनी संघर्ष हुआ था। अगला मुद्दा बच्चों देखते हैं, ये हो गया होगा आपका। अगला मुद्दा क्या है, तो विजयनगर बहमनी संघर्ष है। जो विजयनगर बहमनी संघर्ष है, ये कब हुआ था, कितने वर्षों तक हुआ था, तो कुल 200 वर्षों तक हुआ था, 200 वर्षों तक हुआ था। 14वीं और 15वीं शताब्दी जो है, 14वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 15वीं और 16वीं शताब्दी तक जो है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध आपने देखा था 1565 जो है, तब तक हुआ था। अब बच्चों मुद्दे की बात है कि इस संघर्ष का जो है कारण क्या रहता है, कारण क्या रहता है, तो कारण में जो है राजनैतिक कारण है, राजनैतिक कारण है। विजयनगर बहमनी कहां पे है, अगर मैप पे हम लोग बात करें तो ये साम्राज्य कहां पर होना चाहिए, तो विजयनगर बच्चों हम्पी इसकी राजधानी है, हम्पी कर्नाटका का क्षेत्र है, तो विजयनगर नीचे है, कर्नाटका के क्षेत्र में है। बहमनी जो है वो महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना का क्षेत्र है। ये जो संघर्ष चलता है वो 200 सालों तक चलता है। इसका राजनीतिक कारण क्या है, तो राजनीतिक कारण जो है दोनों वंशों के शासकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, द पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ बोथ डायनेस्टी। यही चालुक्य और पल्लव के भी संघर्ष का कारण था। जब सीमाएं एक दूसरे को स्पर्श करने लगती हैं तो क्या होता है भाई, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तो युद्ध जो है क्या होता है, युद्ध जो है वो अनिवार्य हो जाता है। आर्थिक कारण देखते हैं भाई क्या है, तो आर्थिक कारण ही किसी भी युद्ध का मुख्य मुद्दा है। आर्थिक कारण में कई सारे मुद्दे आ जाते हैं।
पहला जो है रायचूर दोआब के लिए संघर्ष है। रायचूर दोआब कौन सा क्षेत्र है? तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी क्षेत्र है। अगला कौन सा है भाई? तो अगला इन्होंने जो है कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र के लिए लड़ा था। कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र के लिए लड़ा था। और अंतिम कौन सा है? तो कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु लड़ा गया था। कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु लड़ा गया था। तो चलिए भाई, ये क्या है? ये विजयनगर बहमनी संघर्ष का आर्थिक कारण है। धार्मिक कारण अगर देखा जाए क्या है? विजयनगर बहमनी साम्राज्य का जो है धार्मिक कारण क्या है? तो विजयनगर के शासक कौन थे? विजयनगर के शासक जो हैं हिंदू हैं। एक धार्मिक क्लेश भी होता है भाई ना, हिंदू और मुस्लिम का जो सांप्रदायिक भावना है। बहमनी कौन है? बहमनी जो है मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म के हैं। तो धार्मिक भावना भी जो रहता है, श्रेष्ठता की भावना, यह भी कारण है। अगला देखते हैं कि परिणाम क्या है। तो विजयनगर बहमनी संघर्ष का जो परिणाम है वो तालीकोटा के युद्ध से होता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। और अंततः विजय कौन होता है? अंततः जो है बहमनी जो रहते हैं वो विजयी होते हैं। युद्ध में अधिकांश समय तक बच्चों बढ़त विजयनगर का ही बना था। अधिकांश समय तक बढ़त किसका है? विजयनगर का ही बढ़त है। परंतु सदाशिव राय, कल आपने देखा था, सदाशिव राय जो है कठपुतली रहते हैं। उनके मंत्री राम राय जो रहते हैं वो बड़े ही, उन्हें क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो बहमनी साम्राज्य के संघ के हैं इन्हीं को आपस में लड़ा रहे थे। जब ये बात बहमनियों को समझ में आता है तो सब मिल जाते हैं। एक को छोड़ करके, बरार से नहीं था करार, कल आपने देखा था। तो एक बरार को छोड़ करके क्या होता है, ये सभी मिल जाते हैं और अंततः तालीकोटा के युद्ध में इन्हें पराजित कर देते हैं। चलिए बच्चों, बहमनी साम्राज्य समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है मराठा साम्राज्य की तरफ बढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य पे कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य बच्चों जो है हो गया। अब कौन है? तो अब जो है मराठा साम्राज्य देखना है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं होनहार बीरवान के होते चिकने पात, कुछ वैसे ही उनके लक्षण होते हैं। असल में उत्तर और दक्षिण भारत बच्चों जो है ना भौगोलिक बाधा की वजह से कटा रहा। तो इसलिए जो है जब कभी जुड़ाव मिलना जुलना रहता है तब क्या रहता है, एक दूसरे से प्रेरित और प्रभावित होते हैं। जैसे आप लोग आएंगे आर्ट एंड कल्चर में तो इंडो इस्लामिक कल्चर आप पढ़ेंगे। इंडो इस्लामिक कल्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंद इस्लामिक संस्कृति पढ़ेंगे। उत्तर भारत पे क्या हो रहा है? उत्तर भारत पे जो है इस्लामिक आक्रमण हो रहा है। अब उत्तर भारत के लोग जो हैं इस्लामिक शासन में हैं। कुछ समय के बाद इस्लामिक संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति से प्रेरित होती है, भारतीय संस्कृति इस्लामिक संस्कृति से प्रेरित होती है। सैकड़ों सालों में बच्चों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं तो इंडो इस्लामिक कल्चर होता है, हिंद इस्लामिक संस्कृति है। दक्षिण आपने देखा, दक्षिण में जो विंध्य पर्वतमाला है, दक्कन का पठार है, ये बहुत बड़ी बाधा थी उत्तर के राजाओं के लिए। इसीलिए मैंने कहा था बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी को हल्के में मत लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की विजय किया। जीतने के बाद भी इतना दूरदर्शी था कि वो जानता था कि दक्षिण के शासक एक भिन्न धर्म का जो है शासन स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनसे बस केवल आर्थिक लाभ लेता है। आगे चल करके बच्चों कौन फंस जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक फंस जाते हैं। भले राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जाते हैं, लेकिन जो भौगोलिक बाधा है वो सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरती है। चलिए जो है, तो इसीलिए जो है सांस्कृतिक रूप से भी आप देखेंगे कि दक्षिण की संस्कृति जो है वो उत्तर से थोड़ा जुदा है, थोड़ा सा अलग है। अब बच्चों आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी जो हैं इनके पिता का क्या नाम है? तो शिवाजी के जो पिता हैं शाहजी भोसले हैं। शाहजी भोसले हैं। किसकी सेवा में थे भाई? तो ये मुगलों की सेवा में भी थे और बीजापुर की सेवा में भी थे। माता कौन है? तो माता जो हैं जीजाबाई हैं। माता जो हैं वो जीजाबाई हैं। द मदर इट वॉज या सी वॉज द जीजाबाई। अब क्या होता है? दादा कौन है? तो दादा जो हैं कोंडदेव हैं। गुरु कौन है? तो शिवाजी के गुरु जो हैं वो समर्थ रामदास रहते हैं। समर्थ रामदास थे। समर्थ रामदास थे।
बचपन से ही शिवाजी महाराज कैसे हैं भाई? तो बचपन से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं, अत्यंत जो हैं महत्वाकांक्षी हैं। ही वॉज एम्बिशियस सिंस हिज चाइल्डहुड। तो ऐसे में क्या होता है भाई, क्योंकि कोई राजा महाराजा के परिवार से थोड़ी रहते हैं। वो लाइन बच्चों आपने सुना है ना, वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने विघ्नों में रहकर काम किया। तो मुद्दे की बात कौन क्या है भाई? तो राजा कौन बनेगा, जीवन में आगे कौन बढ़ेगा? तो जिसके अंदर जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा, आईएएस बेटा एक जुनून है, वो जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर वो जुनून पैदा, आईएएस भी एक नशा है, अगर बेटा वो नशा चढ़ गया ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वहां से फिर ये कभी कभी होता है ना कि मुझे कठिन लग रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर बेटा वो जुनून पैदा करेंगे तो फिर हर हर चीज आपको लगेगा कि ये भले नहीं समझ में आया, एक बार और पढ़ूंगा और क्या हो जाएगा, या आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से शिवाजी भी भले ही ताजो तख्त नहीं था भाई, बहुत बड़े साम्राज्य से, बहुत बड़े परिवार से नहीं थे, ताजो तख्त नहीं, मगर दिल में शहंशाह की हिम्मत है। तो दिल में शहंशाह की हिम्मत है। इस तरीके से क्या होता है, अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में क्या होता है, 1643 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है प्रारंभिक सफलताएं देख लेते हैं भाई। इनकी प्रारंभिक सफलताएं क्या रहती हैं? बिल्कुल सामान्य जीवन जो है शुरू करते हैं, और प्रारंभिक सफलताओं के अंतर्गत क्या करते हैं, तो 1643 में तोरण को जीता। 1643 ईस्वी तोरण का किला जीता, या सिंहगढ़ से शुरुआत करते हैं, सिंहगढ़ को जीता, किला को जीता। इसके बाद तोरण और चाकन को जीतते हैं। तोरण और चाकन जो ये सब महाराष्ट्र के किले हैं, तो जीरो से शुरू करना, और जीरो से शुरू करके जो है शिवाजी जब मरते हैं तो उनके पास 200 किले होते हैं, 200 किले वो छोड़ करके जाते हैं। तो शिवाजी की भाई महानता किस बात में है? शिवाजी उस दौर में आए थे जब मुगलों की प्रखर दोपहरी थी। शिवाजी बच्चों उस दौर में आए थे जब मुगलों की प्रखर दोपहरी थी। औरंगजेब जैसा शासक जो है, शहंशाह हिंदुस्तान हुआ करते थे। औरंगजेब के व्यवहार को तो आपने देखा ही होगा कि अपनों के प्रति वो कैसे पेश आए थे, गैरों से बच्चों क्या उम्मीद किया जाए। तो उस दौर में जीरो से शुरू करके 200 किले, अपने मरते दम तक जो है 200 किले छोड़ करके जाना। और भाई महाराणा प्रताप रहते हैं बच्चों, महाराणा प्रताप के पास मात्र 50 किले रहते हैं। 50 किलो में से क्या होता है, 46 अकबर जीत लिए रहते हैं, मात्र 4 किले उनके अंदर में रह गए रहते हैं। और जब महाराणा प्रताप मरते हैं 1597 में, जब मरते हैं तो वो 46 किले जीत चुके थे, मात्र 4 किले मुगलों के अंडर में रह गए थे। तो कहने के लिए बच्चों जो है महाराणा प्रताप को दिखता होगा कि वो हार गए थे, या उनके पिताजी हार गए थे। मरते दम तक वो 90% से ज्यादा अपना जो मेवाड़ का क्षेत्र रहता है उसे स्वतंत्र करा लिए होते हैं। तो उसी तरीके से क्या है भाई, छत्रपति शिवाजी भी हैं, इन्होंने भी अपना जीवन जो है अपनी महत्वाकांक्षा के साथ शुरू किया। और क्या होता है, सिंहगढ़ को जीतते हैं, फिर तोरण और चाकन को जीतते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, 1658 तक, 1658 ईस्वी तक कुल 40 किले जीत चुके हैं, कुल 40 किले जीत चुके थे। अब इससे क्या होता है भाई, 40 किले जीतने के साथ ही अब ये दक्षिण में अपनी धमक जो है वो दिखा रहे हैं कि भाई अब हमें हल्के में मत लीजिए, 40 किला हमारे अंडर में है। ऐसे में बीजापुर की जो बड़ी बेगम होती हैं, कौन होती हैं भाई? बीजापुर की बड़ी बेगम जो हैं वो शिवाजी की बढ़ती शक्ति से जो है सशंकित होती हैं। शिवाजी की बढ़ती सैन्य क्षमता से सशंकित होते हैं, से फ्राइटेंड होते हैं, से को चुनौती के रूप में लेते हैं। अब यहीं से क्या होगा, अगले वर्ष बच्चों कौन सा वर्ष है, 1659 ईस्वी है। 1659 ईस्वी में क्या होगा, 1659 ईस्वी में अफजल खान को भेजा जाएगा। किसको? अफजल खान को। कौन भेजा भाई? अफजल खान को बीजापुर की बड़ी बेगम ने भेजा। किसकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए? तो शिवाजी को जो है नियंत्रित करने के लिए भेजा। शिवाजी की शक्ति पर आप क्या कीजिए भाई, नियंत्रण कीजिए। अफजल खान जो रहते हैं वो 7 फुट के लंबे चौड़े बच्चों पठान होते हैं। उनके बाजुओं में वो ताकत थी कि उनके बारे में बड़ा ही मशहूर था कि अफजल खान जिसे एक बार अपने बाजुओं में जकड़ लेते हैं, मरने के बाद ही उसे छोड़ते थे। तो ऐसे में अफजल खान क्या होते हैं, अफजल खान जब बीजापुर मतलब कर्नाटक से निकलते हैं, दक्षिण महाराष्ट्र का जो क्षेत्र रहता है वहां पे मंदिरों को तोड़ते हुए, घरों को जलाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि अपनी प्रजा के कष्ट को देख करके शिवाजी, भाई शिवाजी किसके लिए मशहूर थे? गुरिल्ला युद्ध के लिए मशहूर थे। पहाड़ों में से
सहसा जो है आक्रमण करते थे, सहसा आक्रमण के साथ जो है धावा बोलते थे। तो अफजल खान का पूरा प्रयास रहता है क्या करना है, तो उनका पूरा प्रयास है भाई कि मंदिरों को तोड़ो, बस्तियों को जलाओ, शिवाजी खुद बाहर आएंगे। ऐसे में अफजल खान जब देखता है कि ये तरकीब काम नहीं करती है, आगे बढ़ता है, तो शिवाजी से प्रस्ताव रखता है कि भाई युद्ध को टाला जा सकता है, पहले आइए जो है आमने सामने की मुलाकात कीजिए। मुलाकात का उसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वही रहता है कि शिवाजी नाट्य करके बच्चों लगभग 5.5 फीट उनकी लंबाई होती है, उधर अफजल खान 7 फुट का लंबा चौड़ा जो है पठान है। उसकी योजना रहती है कि युद्ध लड़ने से अच्छा है कि अगर शिवाजी एक बार गले मिलने के बहाने बाजुओं में उनको पकड़ लेता तो मरने के बाद ही छोड़ता। शिवाजी के साथी कौन रहते हैं, तो शिवाजी के साथी मोरोजी पिंगले रहते हैं। मोरोजी पिंगले जो रहते हैं वो शिवाजी को सावधान करते हैं, कहते हैं कि उससे भाई सावधान रहिएगा, गले मिलने के बहाने वो जो है आपके ऊपर प्रतिघात करेगा। शिवाजी उस जमाने में बगनखा पहनते थे, ये बाजू बंद होता था, कवच के अंदर जो है बच्चों एक हाथ में होता था, उसमें से ऐसे निकलता था, चाकू की तरह निकलता था, और वो बगनखा पहनते थे। तो वो भी अपना तैयार व्यार होते हैं और अपना तैयार होकर के कहते हैं ठीक है भाई तुम मिलना चाहते हो तो आओ मुलाकात किया जाए। शर्त रखा जाता है कि शिवाजी के राज्य में जो है अफजल खान कहता है कि मैं आपके राज्य में आया हूं इसलिए आप सेना के साथ नहीं रहेंगे। उसकी सेना से रखा जाता है कि आपकी सेना जो है बहुत पीछे आपसे रहेगी, कि ऐसा ना हो भाई कि। तो ऐसे में भाई आहट हो चुका था कि कोई फूल बरसाने तो आया नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी रहते हैं, वो जंगलों में अपनी सेना छुपाए हुए रहते हैं और अपने कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों के साथ जाते हैं। अफजल खान देखता है तो अफजल खान जो है कुछ इस तरीके से दिखावा करता है भाई कि कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। तो कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले वाली जो है वो लाहौल विला कहते हुए शिवाजी को हाथ फैलाते हुए जाता है कि भाई गले मिले जो है। शिवाजी भी कहते हैं गले मिलना चाहता है तो मिल लेने दो। वो गले मिल लेता है बेटा। अब गले मिलता है तो आदत से मजबूर जो है गले मिलते ही वो क्या करता है, शिवाजी को जकड़ना शुरू करता है। शिवाजी पहले से तैयार रहते हैं, अपना बगनखा जो है वो तैयार करते हैं और कई बगनखा जो है उसको मार देते हैं। अब अफजल खान जब गले मिल लेता है तो उसकी सेना को लगता है ना कि अब तो गले में पकड़ लिया, मतलब अपने बाजुओं में पकड़ लिया, मरने के बाद ही छोड़ेगा। कुछ मिनटों के बाद क्या होता है, कुछ मिनटों के बाद जो है भारी भरकम शरीर भाई ना अफजल खान जमीन पे जब गिरते हैं तो धड़ाम से गिरते हैं। ऐसे में सेना जो उनकी रहती है वो सोचती है भाई कि आक्रमण किया जाए, तब तक जंगल में जो इनकी सेना रहती है वो आती है। अंततः क्या होता है, अंततः बच्चों एक जो कहा जाता है ना कि अंततः अफजल खान की कहानी जो है समाप्त हुई। अब बीजापुर भाई जो है उसका दांव उल्टा पड़ चुका है। अगले साल क्या होगा, अगले साल जो है औरंगजेब जो है 1660 ईस्वी, औरंगजेब क्या करेंगे, अपने मामा जो है औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान को क्या करेंगे, शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बनाएंगे, दक्कन का सूबेदार बनाएंगे। तो शाइस्ता खान ही बिकेम द सूबेदार ऑफ डेक्कन रीजन हु वाज द मैटरनल अंकल ऑफ औरंगजेब। अब शाइस्ता खान क्या होंगे, शाइस्ता खान 1.5 लाख की सेना लेकर के पहुंचते हैं। शाइस्ता खान जो है वो 1.5 लाख की सेना लेकर के, एक शहर में बेटा अगर 1.5 लाख सेना इकट्ठा हो जाए तो आप समझ ही रहे हैं, 1.5 लाख की सेना लेकर कहां पे डेरा डालते हैं, पूना में डेरा डालते हैं। अब बच्चों जिंदगी को आप लोग भी महसूस करेंगे, अभी तो जिंदगी की शुरुआत आपने किया है। अधिकांश के लिए जिंदगी आप में 2-4 ऐसे बड़े भाग्यवान होंगे, किसी जन्मों का बहुत ही कर्म होगा, पुण्य प्रताप होगा, जिनके लिए जिंदगी फूलों की सेज होने वाली है। बच्चों किसी जन्म के कर्म होंगे ना, तब आईएएस पहली बार में निकल जाता है। जो पेपर ऊपर में आप देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, फला जो है एक ही बार में जो है वो सिलेक्शन ले लिया, तो वो बड़े ही भाग्यवान वाले होते हैं। अधिकांश के लिए बच्चों जिंदगी फूलों की सेज नहीं होगी, जिंदगी जो है बाकायदे आपका संघर्ष, आपका इम्तिहान लेकर के आपको सफलता देगा। जब संघर्ष का थपेड़ा बच्चों पड़ता है ना, जब संघर्ष में आप फंसना शुरू होते हैं ना, तो जो कमजोर मानसिकता के बच्चे हैं या जो थोड़े भगोड़े टाइप के हैं, वो जिंदगी के सामने हार मानकर तैयारी से क्या होते हैं, तैयारी से निकल लेते हैं। तो जब भी जिंदगी बच्चों इम्तिहान लेता है तो वो लड़ने का समय होता है, वो कायरता दिखाने का, पीठ दिखाने का समय नहीं होता है। अरे प्री नहीं निकला तो क्या हुआ भाई, अगले बार जो है तो कहा जाता है ना कि आंखें मलकर नेत्र सजल कर बहता हुआ पानी कहेगा यही कहानी, यहां कहां बैठ गए हमदम, उठो चलो देखो दूर इंतजार में खड़ी है जिंदगानी। तो जिंदगी का फलसफा क्या है, जिंदगी का फलसफा है कि कहीं भी बच्चों जिंदगी में कितना भी धूप हो, कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी चुनौतियां हो, रुकना नहीं है, निरंतर चलते जाना है। और जब जिंदगी में सबसे बड़ा कठिनाइयों का दौर होगा तो याद रखिएगा कि आप जीवन में क्या बनेंगे। उस कठिन दौर में आपने निर्णय क्या लिया है, इन दैट टफ टाइम व्हाट वाज द इनिशिएटिव्स दैट वाज टेकन बाय यू। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में शिवाजी के सामने भी 2 रास्ता था, या तो 1.5 लाख की सेना देख करके भाग जाएं भाई, डर करके भाग जाएं। बच्चों मैंने क्या कहा, आंखें मलकर नेत्र सजल कर
बहता हुआ पानी कहेगा यही कहानी। तो शिवाजी ने साहस का परिचय, भगोड़ापन का परिचय न देकर के बच्चों चुनौतियों से लड़ने का मादा दिखाया। 1.5 लाख की जो सेना थी उससे मात्र 400 अपने चुने हुए सहयोगियों को लेते हैं। मात्र 400 चुने हुए सहयोगी जो है अपना कवच है, अपना शिरस्त्राण है, अपना तलवार है, सब पहन करके ऊपर से ढीला ढाला वस्त्र पहनते हैं। उसके ऊपर से शक न हो कि ये सैनिक हैं, ढीला ढाला बारात का वस्त्र पहनते हैं, उसके ऊपर खूब ऊंची ऊंची पगड़ी बांधते हैं। और बारात के भेष में क्या होता है, बारात के भेष में नाचते गाते जो है अंततः उनकी शिविर जो है 1.5 लाख की सेना का जो शिविर लगा था वहां पे पहुंचते हैं। सहसा क्या करते हैं, सहसा आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण में क्या होता है, इस आक्रमण में शाइस्ता खान के बेटे मारे जाते हैं। शिवाजी शाइस्ता खान जिस शयन कक्ष में होते हैं, शिवाजी उस शयन कक्ष में पहुंच गए रहते हैं। वीरों का बच्चों गुण होता है, वीर कभी भी उनको ये नहीं विश्वास होता है कि सामने वाला भग जाएगा, उनको वो वीर होते हैं, उनको लगता है कि लड़ेगा। उन्हें भी एहसास होता है कि शाइस्ता खान लड़ेंगे, परंतु शाइस्ता खान खिड़की से कूद के भागने लगते हैं। जब खिड़की से कूद के भागने लगते हैं तो अभी मैंने कहा शिवाजी की लंबाई थोड़ी कम थी, उन्हें विश्वास नहीं होता है। फिर एकाएक वो दौड़ते हैं, तलवार चलाते हैं, उनकी चारों उंगलियां कट करके शाइस्ता खान की उस कमरे में रह जाता है। शाइस्ता खान नीचे गिरते हैं, फिर भाग जाते हैं। इससे औरंगजेब इस बात को अपने बहुत दिल पे ले लेते हैं। भाई औरंगजेब कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, औरंगजेब शहंशाह हिंदुस्तान है। शहंशाह हिंदुस्तान के ममेरे भाई को मार दिया जाना, 1.5 लाख की सेना के साथ जो है मात्र 400 लोग आते हैं, मामा का उंगलियां काट दिया जाना बच्चों, ये तौहीन तो था ही, अपमान का मुद्दा तो था ही। औरंगजेब भी आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं, तुरंत क्या करते हैं, अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार, मतलब दक्षिण के जो सूबेदार हैं वहां से ट्रांसफर करते हैं। कहां भेजते हैं, उन्हें बंगाल का सूबेदार बनाते हैं, बंगाल का सूबेदार बनाते हैं। अब भाई नेतृत्व किसको सौंपेंगे, तो वो कहावत आपने सुना है बच्चों की, लोहा लोहे को काटता है। 1664 ईस्वी में नेतृत्व किसको देंगे, तो औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा। जय सिंह को भेजा। जय सिंह क्या करते हैं, 1665 में शिवाजी को पराजित करते हैं। 1665 में शिवाजी को पराजित करके कौन सी संधि करते हैं, तो शिवाजी और जय सिंह के मध्य जो है पुरंदर की संधि होता है। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि बच्चों कब होता है, तो 1665 ईस्वी में होता है। इस पुरंदर की संधि में कई सारी शर्तें रहती हैं, जैसे शर्तों में 35 में से 23 किले शिवाजी को जो है वो जय सिंह को देना पड़ा। शिवाजी जो है इस संधि की शर्तों के तहत क्या होते हैं, इस संधि की शर्तों के तहत जो है मराठवाड़ा क्षेत्र से जो है आगरा जाते हैं। मुगलों की राजधानी बच्चों अकबर के जमाने से फतेहपुर सिकरी जो है वो आगरा है। शाहजहां उसे दिल्ली लेकर के जाते हैं, तो दिल्ली भी है, आगरा का लाल किला चूंकि अकबर ने बनवाया था, समय समय पर औरंगजेब वहां भी रहते थे। आगरा के जयपुर महल में शिवाजी को जो है रखा जाता है। जब औरंगजेब दरबार में आते हैं तो शिवाजी भाई चूंकि संधि के तहत गए थे, संधि बेटा किससे होता है, राजा के साथ होता है। औरंगजेब का जब दरबार में आने का समय होता है तो शिवाजी राजाओं की लाइन में खड़े होते हैं, उनको पीछे करके जो है जो निम्न मनसब है उस श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। शिवाजी को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है, उनको लगता है भाई मैं एक राजा के हैसियत से आया हूं, बाकायदे संधि करके आया हूं, और इस तरीके से प्रशासन की लाइन में खड़ा करना। औरंगजेब के सामने ही दरबार छोड़कर चले जाते हैं। औरंगजेब को गुस्सा भाई वर्षों का गुस्सा था, वर्षों का गुस्सा, मुगल क्षेत्र को शिवाजी ने लूटा भी था, मामा और उनकी कहानी बताया ही। औरंगजेब आदेश देते हैं कि उनको कैद में डाल दो जो है पकड़ करके। औरंगजेब का कहना है कि मराठवाड़ा क्षेत्र थोड़ी, आप कहां हैं, आप मुगलों की राजधानी में हैं। शिवाजी को इस तरह से बच्चों छल पूर्वक कैद किया गया। अभी मैंने शुरू किया था कहानी और कहा था कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, शिवाजी भी तू डाल डाल तो मैं पात पात। कुछ दिनों के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं। पूछा जाता है भाई खाना पीना क्यों छोड़ दिए, तो शिवाजी भी जानते थे कि औरंगजेब अहंकारी है, अहंकारियों को उनका अहंकार संतुष्ट हो जाए उससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। शिवाजी भी बहाना मारते हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, कहते हैं कि मेरा अंत समय आ गया है, अंत समय में मैं अपने भूमि का, अपने देश का अनाज ही खाऊंगा, अपने देश का फल फूल खाऊंगा। और कहते हैं अंतिम इच्छा मेरी यह है, औरंगजेब से जाके कह देना कि मेरी अंतिम इच्छा है कि इस अंत समय में मैं साधु संतों पीरों फकीरों को दान देना चाहता हूं, अपने देश से आए हुए सामान को दान देना चाहता हूं। औरंगजेब बड़ा खुश होता है कि भाई शिवाजी जैसा दुश्मन कह रहा है कि मेरा अंत समय आ गया है। कहता है आने दो जो है मराठवाड़ा क्षेत्र से फल फूल अनाज आने दो। औरंगजेब को लगता है मरने वाले हैं, खाना पीना छोड़ ही दिए हैं। ऐसे में एक दिन शिवाजी क्या होते हैं, नाटे करते हैं, टोकरी में बैठते हैं, जेल से गायब हो जाते हैं। मचा हाहाकार भाई, मचा हाहाकार की शिवाजी तो गायब हो गए। जब हाहाकार मचा तो औरंगजेब अपना आपा खो बैठते हैं और आदेश जारी करते हैं कि अभी मराठवाड़ा क्षेत्र आगरा से कितना दूर है, आगरा से 1400 किलोमीटर दूर है। कहते हैं वो राजधानी से भागे हैं, अगले 1400 किलोमीटर तक मुगलों की सीमा है। कहते हैं इस सीमा से, इस रास्ते से परिंदा भी पर मार के ना जाने पाए, परिंदा भी पर मार के ना जाने पाए। शिवाजी के बारे में बच्चों मैंने कहा तू डाल डाल तो मैं पात पात, उनका अपना अलग ही अंदाज था।
आगरा से बच्चों कहां बढ़ते हैं, आगरा से मथुरा बढ़ते हैं, मथुरा से फिर दूसरे रास्ते से घूम के कहां आते हैं, घूम के जो है वो कानपुर आएंगे, कानपुर से जो है काशी बनारस आएंगे, यहां से गया जाएंगे, गया से बंगाल होते हुए उड़ीसा आएंगे, उड़ीसा से फिर जो है ये गोलकुंडा के क्षेत्र में आएंगे, गोलकुंडा से फिर बीजापुर में आएंगे, और बीजापुर से होते हुए कहां आएंगे, सकुशल मराठवाड़ा क्षेत्र में आ जाएंगे। आकर के भाई ललकारते हैं औरंगजेब को कि बेवकूफ बना करके छल से क्या किया, छल से बंदी बना लिया था। कहते हैं आ गया हूं मराठवाड़ा क्षेत्र में, आओ भाई दो दो हाथ फिर से हो। औरंगजेब फिर कई प्रयास किए थे, इतिहास में वो नहीं मिलता, औरंगजेब जीतने का कई प्रयास किए लेकिन नहीं कर पाते हैं। अंततः 1674 ईस्वी में, 74 ईस्वी में काशी के विद्वान, काशी के विद्वान गंगा भट्ट से क्या किए भाई, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया, अपना जो है राज्याभिषेक किया, और इस राज्याभिषेक से अब जो है एक राजा के रूप में आते हैं, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, और अंततः शान से कब तक जीवित रहते हैं, 1680 ईस्वी तक जीवित रहते हैं। 1680 ईस्वी में बच्चों उनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के साथ ही अपने पीछे एक अनंत इतिहास छोड़ करके जाते हैं। 2 किलो से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाला व्यक्ति 200 किलो तक अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। कुछ मुट्ठी भर सैनिकों से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले शिवाजी जब मरते हैं तो 2 लाख की भारी भरकम सेना उनकी होती है। शिवाजी के 2 पुत्र रहते हैं, शिवाजी की मृत्यु के बाद बच्चों इनके 2 पुत्र हैं, कौन है, तो 2 पुत्र में एक जो हैं संभाजी हैं, एक जो हैं संभाजी हैं, और दूसरे जो हैं शाहू हैं। संभाजी कब से कब तक शासन करते हैं, 1680 से 1689 ईस्वी, और सॉरी शाहू तो उनके बेटे रहते हैं, राजा राम है, राजा राम जो है 1689 से 1700 ईस्वी। अब शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ, 1682 में क्या होता है, 1682 में औरंगजेब जो होते हैं, औरंगजेब अपने विद्रोही पुत्र, विद्रोही पुत्र कौन है भाई, अकबर द्वितीय हैं, शहजादा अकबर द्वितीय हैं, शहजादा अकबर द्वितीय का पीछा करते हुए दक्षिण भारत आते हैं, और फिर लौट कर कभी उत्तर भारत नहीं जा पाते हैं, दक्षिण में ही औरंगजेब की कब्र जो है वो खुद जाती है। एक बच्चों कहा जाता है, कहावत आप लोगों ने सुना होगा, अतिका भला न बरसना, अतिका भला न चुप। औरंगजेब की थोड़ी सी कमियां ये थी कि वो अतिका भला बरसना थे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, बहुत ज्यादा अहंकारी थे। आते हैं तो कहते हैं भाई कि शिवाजी तो बड़े सामर्थ्यवान थे लेकिन बच्चों में वो हुनर नहीं है, कहते हैं मराठवाड़ा क्षेत्र को कुचल डालूंगा। तो ऐसे में संभाजी हैं, संभाजी राजा हुआ करते हैं, लाख जतन करते हैं जीतने का, नहीं जीत पाते हैं। तो मराठवाड़ा के दोनों तरफ मुस्लिम राज्य हैं, गोलकुंडा भी मुस्लिम राज्य है, और बीजापुर भी मुस्लिम राज्य है, और बीजापुर भी मुस्लिम राज्य है। अब वो मराठों को घेरने के लिए क्या करते हैं, औरंगजेब जीवन भर अपनी छवि कट्टर मुस्लिम शासक का बनाए थे कि मैं मुस्लिमों का बड़ा हितैषी हूं। अब क्या करते हैं, 1686 में बीजापुर को जीत लेते हैं, 1687 में गोलकुंडा की विजय कर लेते हैं, और ऐसे में घेर लेते हैं भाई। इधर ऊपर जो है मुगल साम्राज्य रहता ही रहता है, ये मुगल साम्राज्य है। अब घेर लेते हैं तो क्या है, संभाजी की बड़ी निर्मम तरीके से हत्या होगी। 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या करवा देंगे। कौन करवा देगा भाई, औरंगजेब करवा देंगे। हत्या करवाते हैं बच्चों, ये तो युद्ध में जय पराजय मान लीजिए लगा लग रहता है। परंतु चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जो है कब है, गुरु पूर्णिमा शायद कल है या परसों है, और गुरु के प्रति बेटा अगर सम्मान है, वो भी आज के जमाने में अगर सम्मान है, इससे बढ़कर गुरु के मन में जो है खुशी और क्या हो सकता है। आइए जो है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है इनकी निर्मम हत्या करवाते हैं। संभाजी को निर्मम हत्या मतलब जो गुस्सा शिवाजी का रहता है वो संभाजी पे निकालते हैं, इनको कटवा करके बच्चों जो है भीमा नदी के किनारे फिकवा देते हैं। संभाजी के इस व्यवहार से मराठवाड़ा जो स्वाभिमान है, लोगों का जो स्वाभिमान है, वो उबल पड़ता है कि मेरे राजा के साथ ऐसा व्यवहार, वो स्वाभिमान जो उबल पड़ता है। अब मराठा सेना ही नहीं, अब आम मराठे जो हैं वो भी औरंगजेब के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू करते हैं। संभाजी के बाद बच्चों राजाराम जो है मोर्चा संभालते हैं। राजाराम की भी मृत्यु जो है 1700 में हो जाता है। इसके बाद ताराबाई आती हैं,
ताराबाई जो रहती हैं वो राजा राम की पत्नी रहती हैं, इनसे पुत्र रहते हैं, पुत्र का नाम जो है शिवाजी द्वितीय है, शिवाजी द्वितीय है। अब शिवाजी द्वितीय जो है वो क्या है, ये अल्पवयस्क है, मात्र 5 सालों के हैं। इनके नाम पे ताराबाई जो है औरंगजेब को ललकारती हैं कि अभी मराठों में मैं जिंदा हूं, मुझसे पार पाओ भाई, तब मराठवाड़ा तुम्हारा है। अब ताराबाई के इस साहस को देखते हुए, अच्छा दुश्मन कौन बन गया था मराठों को पाने के लिए, गोलकुंडा और बीजापुर को जीत लिए थे। दुश्मन नंबर 1 और 2 तो पहले ही हैं, दुश्मन नंबर 3 जो है मराठवाड़ा है। ताराबाई को साहस को देखते हुए उत्तर भारत में राजपूत विद्रोह करते हैं, सिख विद्रोह करते हैं, जाट विद्रोह करते हैं। चारों तरफ से इन विद्रोहों से औरंगजेब घिर जाते हैं। अंततः क्या होता है, अंततः जो है 1707 ईस्वी में इसी मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद है, औरंगजेब के नाम पर उसका नाम औरंगाबाद रखा गया है, उसी औरंगाबाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु आजीवन वो मराठवाड़ा क्षेत्र को नहीं जीत पाते हैं। कहानी बच्चों खत्म हुआ। इसके बाद ताराबाई के बाद फिर पेशवा वाली कहानी है। पेशवा की कहानी आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो मराठवाड़ा वाली कहानी खत्म हुआ। अब क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी राज का प्रशासन कैसा है। कल आपने देखा था अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। अष्टदिग्गज जो रहते हैं वो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। शिवाजी का जो प्रशासन है वो अष्टप्रधान, अष्टप्रधान मींस की 8 मंत्रियों के द्वारा संचालित होता था भाई। 8 मंत्रियों के द्वारा संचालित होता था। ये मंत्री कौन कौन थे, तो पेशवा हैं, पहले जो हैं पेशवा हैं। पेशवा बच्चों जो है प्रधानमंत्री को कहते थे। दूसरे जो हैं अमात्य हैं, अमात्य जो हैं वित्त मंत्री को कहते थे। तीसरे जो हैं सचिव हैं। ये बच्चों पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अष्टदिग्गज वहां पे था, अष्टप्रधान शिवाजी में है। तीसरे जो हैं सचिव हैं, ये शाही पत्राचार विभाग के प्रमुख हैं। सचिव जो हैं शाही पत्राचार विभाग के प्रमुख हैं। चौथे जो हैं वाकया नवीस हैं। वाकया नवीस कौन होते हैं भाई, तो दरबारी रिकॉर्ड रखने वाले जो हैं। वाकया नवीस जो हैं दरबारी रिकॉर्ड रखने वाले हैं। वाकया नवीस जो दरबार का लेखा जोखा रखते थे उनको कहते थे। पांचवा कौन है, दबीर या सुमंत हैं। पांचवा जो है दबीर या सुमंत हैं। ये किसे कहते थे भाई, तो ये जो है विदेश विभाग के, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हैं प्रमुख हैं, मुखिया हैं, विदेश मंत्री हैं। अगले जो हैं पंडित राव हैं। छठा जो है पंडित राव हैं, धार्मिक मामलों के प्रमुख हैं, मामलों के प्रमुख हैं। सातवां बच्चों कौन है, न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश बताने की जरूरत नहीं है। आठवां जो है सर ए नौबत हैं। सर ए नौबत हैं। सर ए नौबत कौन रहते हैं, ये मुख्य सेनापति रहते हैं। ये मुख्य सेनापति रहते हैं। चलिए जो है तो शिवाजी महाराज का जो प्रशासन रहता है ये अष्टप्रधान रहते हैं। अष्टप्रधान में बच्चों ये 8 लोगों का नाम है। अब एकदम अंतिम मुद्दा बचा है, मैं बोर्ड से हट गया हूं बेटा, देख लीजिए आप लोग। अब एकदम ही अंतिम मुद्दा बचा है, आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम मुद्दा क्या है, तो शिवाजी का जो राजस्व प्रशासन था, राजस्व प्रशासन के 2 प्रमुख कर हैं। राजस्व प्रशासन के 2 प्रमुख कर हैं। ये 2 प्रमुख कर कौन से हैं, तो चौथ है, चौथ है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है सरदेशमुखी है। चौथ और सरदेशमुखी है। चौथ क्या था भाई, तो चौथ जो इनके पड़ोसी राज्य थे, जैसे मराठवाड़ा प्रदेश है, मराठवाड़ा प्रदेश से सटा हुआ जो राज्य है, उन राज्यों से ये कहते थे भाई कि अगर हमारे आक्रमण से बचे रहना है तो आपको अपने आय का चौथाई हमें देना पड़ेगा। यदि हमारे आक्रमण से बचे रहना है तो आय का 1/4 हमें देना है। ये चौथ है। सरदेशमुखी क्या है, सरदेशमुखी जो है, जो मराठा सरदार होते थे, मराठा सरदार को अपनी आय का 10वां हिस्सा देना होता था। ये सब नोट्स बेटा मिल जाएगा, घबराइएगा मत। सरदेशमुखी मराठा सरदार को अपनी आय का 10% देना होता था। बस बेटा कहानी खत्म है। मध्यकालीन भारत बेटा जो है समाप्त हुआ। क्यों भाई साइमा जो है आप बार बार जो है वो रोने वाला सिंबल क्यों बना रही हैं। अब बच्चों कोई डाउट है, क्योंकि आज अंतिम क्लास है, पूरे मध्यकालीन भारत से अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं।